भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया। आज से पहले पूरी हिस्ट्री में इंडिया कभी 5 मैच T20 सीरीज नहीं हारी थी, लेकिन इस बार ये यंग और एक्सप्लोसिव टीम उस टीम से जाके हार गई जो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाई थी। बिकॉज इट्स ओके टू बी यूनिक यार। पहले एटलीस्ट हम फैंस ये तो बोल पाते थे कि हम बायलैटरल जीत जाते हैं चाहे ट्रॉफी ना जीतते हो कोई, लेकिन अब तो वो भी बोलने लायक नहीं रहे। इसीलिए बोलता हूँ भाई, इस मैनेजमेंट को मान लेना चाहिए कि अपने सीनियर्स यानी रोहित, विराट, बुमराह, इन सबके बिना ये लोग T20 में भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। कहां गए वो लोग जिनको टीम में यंग ब्लड और इंटेंट वाले प्लेयर्स चाहिए थे? दिखाई नहीं दे रहे वो लोग कहीं। भाई रोहित की कैप्टेंसी और विराट कोहली के एक्सपीरियंस के बिना इस टीम में अभी वेस्ट इंडीज को हराने तक का दम नहीं है, तो हम 2024 T20 वर्ल्ड कप कैसे इमेजिन कर सकते हैं इन दोनों के बिना? प्लीज लॉ टॉकिंग और हिटमैन ओडीआईज में तो लग ही गए थे, अब T20 में भी लग गए हैं। कहां जब ये वेस्ट इंडीज टूर शुरू हुआ था तो मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि ये तो प्रैक्टिस मैचेस होने वाले हैं, बड़े आराम से हम तीनों सीरीज जीत जाएंगे और हमारे बड़े प्लेयर्स इस सीरीज को यूज करके फॉर्म में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेंचुरीज लगाएंगे। बट यहाँ तो सब उल्टा ही पड़ गया भाई। टेस्ट में एक ड्रॉ हो गया, ओडीआई सीरीज बेयरली हम जीत पाए और T20 में आते आते तो हार ही गए। मेरी उम्मीदों की तरह टीम की परफॉर्मेंस भी एकदम डाउनवर्ड्स गई है इस पूरे टूर में। एंड में लग रहा है इस टूर में हमें तो नहीं लेकिन वेस्ट इंडीज को ज्यादा फायदा हुआ है। उल्टा वो लोग ज्यादा खुश है इतनी बड़ी और टैलेंटेड टीम को हरा के, और उनका क्रिकेट दिख रहा है कि अब प्रोग्रेस कर रहा है। भाई हमारा पता नहीं, लेकिन उनको जवाब मिलने लग गए धीरे धीरे। हार्दिक भाई पहले बोलते थे हार गए तो क्या हुआ, इट्स ओके टू बी यूनिक। इस बार तो सीधा यही बोल दिया कि लूजिंग इज गुड समटाइम्स, अपनी गलतियां जो दिख जाती है। एक बार दोस्तों ये स्कोर कार्ड देख के बता सकते हो गलती किसकी है? देखो देखो देखो, डोरा द एक्सप्लोरर बन के रह गए हो। लेकिन हार्दिक भाई ये 14 रन 18 बॉलों में T20 में कौन बनाता है यार आज की डेट में? आजकल तो 120 130 के स्ट्राइक रेट से खेलो तो लोग जीने नहीं देते T20 प्लेयर्स को। आपने तो फ्लैट विकेट पे फिनिशिंग के नाम पे केएल राहुल के फर्स्ट ओवर की याद दिला दी हमें। बैटिंग में 18 बॉल में 14 रन बनाए, स्ट्राइक रेट तो पूछो ही मत, लेकिन बॉलिंग में 18 बॉल में 32 रन दे भी दिए। खराब कैप्टेंसी तो थी ही, लेकिन खराब ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी निकली है। भाई ऑनेस्टली बोलूंगा पूरी सीरीज में एकदम एल कैप्टेंसी बाय हार्दिक पांड्या एंड एल कोचिंग बाय राहुल द्रविड़। पता नहीं भाई इन लोगों ने सोच भी कैसे लिया है, ये सीनियर्स को रेस्ट देके इस यंग टीम और नए कैप्टन के बेसिस पे वर्ल्ड कप तक भी चले जाएंगे और जीत भी जाएंगे। हार्दिक भाई की यूनिकनेस तो यही दिख गई थी जब उन्होंने बोला कि भाई निकोलस पुरान को अगर मुझे सिक्सेस मारने हैं तो इट्स ओके, मारने दो, आई लाइक सम कंपटीशन। और पुरान ने आते ही इस मैच में 2 सिक्सेस मार दिए। भाई गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। कैप्टन हो के ऐसी बातें क्या बोल रहा है? बंद कर रही है तेरा चाय पीना, और गांधी जी बंद, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब तो लग रहा है साल निकलते जा रहे हैं, बस टीम की लर्निंग्स ही नहीं खत्म हो रही है। एक तरफ हार्दिक पांड्या है जो T20 वर्ल्ड कप से 1 साल पहले कह रहे हैं कि अभी हमारे पास इनफ टाइम है अपनी गलतियां फिगर आउट करने के लिए, बस हम लर्निंग्स करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ तुम्हें याद है महेंद्र सिंह धोनी थे सर, वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 3 साल है। कैप्टन कूल मांगा था, ये तो कैप्टन फूल बन के रह गए। और कोचिंग भी पता है तुम्हें कोई खास हो नहीं रही है। कभी एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे रोहित और कोहली को ओडीआई से ही बाहर बिठा देंगे, और दूसरी तरफ यंग और एक्सप्लोसिव प्लेयर्स के नाम पे बी टीम से भी हार रहे हैं। अब ठीक है भाई, हम ही वो फैंस है जो कहते हैं हमें बायलैटरल से उतना फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉफी जीत के दिखाओ ना। लेकिन सच बोलूंगा थोड़ा हिपोक्रिटिकल होगी ये बात, लेकिन बुरा लगता है जब बायलैटरल्स भी हारते हैं। और एटलीस्ट वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो कभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं होती T20 में, उनसे हार जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। सच में भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा था ऐसी हार देखने के बाद वीडियो भी बनाने का, लेकिन फिर सोचा बना ही देते, शायद तुमसे दर्द शेयर करके थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। और क्या पता इसी बहाने तुम लोग 400 की भी करा दो, बस बहुत क्लोज आ चुके हैं। सब्सक्राइब मारो और 400 की कंप्लीट कर दो, कुछ तो सेलिब्रेट करने के लिए हो अपने पास। अब थोड़ी सी बाकी प्लेयर्स की सीरीज में परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। ऑल इन ऑल भाई माना इस सीरीज ने हमें तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स दिए, लेकिन इतना भी हमें श्योर शॉट कंफर्म हो गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों अभी भी टीम के पार्ट रहने चाहिए, और T20 वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स से इनको नहीं हटा सकते हो। सूर्या भाई आप 100-200 ज्यादा ले लो, लेकिन ये T20 वाली कंसिस्टेंसी ओडीआईज में कहां चली जाती है? भाई स्काई इज द परफेक्ट एग्जांपल, जिससे हमें पता लगता है कि 2 नावों में पैर रखोगे तो पैर फिसलेगा ही। ओडीआई में खराब परफॉर्मेंस की वजह से पहले 2 T20 में स्काई की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके बाद बंदे ने कंसिस्टेंसी और पेस वापस पकड़ ली, और लास्ट मैच में भी लोन परफॉर्मर था और थर्ड T20 में भी लोन परफॉर्मर था, 2 कंसेक्यूटिव 50s भी मार दी। इसीलिए तो नंबर 1 T20 बैट्समैन है यार इस समय। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि टैलेंटेड है बंदा, बस ओडीआईज में नहीं जम रहा, T20s में एकदम परफेक्ट है। मैं तो मानता हूँ कैप्टन बनाना चाहिए इसी प्लेयर को, क्योंकि यही एक है जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, और एक यंग टीम को लुकअप करने के लिए कोई ऐसा प्लेयर कैप्टन चाहिए जो कंसिस्टेंटली खेल रहा हो अच्छा, ना कि हार्दिक भाई की तरह जिन्होंने तिलक को 50 नहीं मारने दी थी। खैर लेकिन
इंडिया की पूरी टीम एक तरफ और इस सीरीज में तिलक वर्मा द डेब्यूटेंट एक तरफ। यार एकदम एक अंदर से आवाज आ रही है, दिल कह रहा है कि तिलक वर्मा को एक चांस दे के देखो ना ओडीआईज में। ये बंदा इस सीरीज में इतना कंसिस्टेंटली खेला है कि एशिया कप से 15 दिन दूर हम सबका मन ललचा रहा होगा कि इसको क्यों नहीं ट्राई कर सकते हम नंबर 4 पे। भाई डेब्यू सीरीज थी लेकिन एक बार भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगा, चाहे कम रन भी बने हो, लेकिन स्ट्राइक रेट हमेशा बढ़िया रहता था और 50 मिले या ना मिले लेकिन फिर भी अग्रेशन उतना ही रहा अगली इनिंग्स में भी। ऊपर से इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर इस सीरीज में, वो भी एकदम मिडिल ऑर्डर में, उसी पोजीशन पे जो पोजीशन हम ढूंढ रहे हैं। देखो अय्यर भाई का वैसे भी आता पता नहीं है, एशिया कप में तो नहीं आ रहे, वो मौके का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं, एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, रिस्क होगा कोई बात नहीं, लेकिन तिलक को एटलीस्ट एशिया कप ट्राई कर लेते हैं। देखो वैसे भी अपने पास क्या ही ऑप्शंस है, आउट ऑफ फॉर्म सूर्य कुमार यादव या फिर इनकंसिस्टेंट संजू सैमसन, ऊपर से ये बंदा बॉलिंग भी करा लेता है। माना मैं थोड़ा डिल्यूजनल साउंड कर रहा हूँ, लेकिन देखो भाई मैं आईसीटी फैन हूँ जिसने पिछले कई सालों से सिर्फ हार ही देखी है, और अगर तुम मुझे इस समय इतने क्रूशियल टाइम पे थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण दोगे इस अच्छे प्लेयर के फॉर्म में, तो मैं लेना चाहूंगा। खैर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है तुम कमेंट्स में बताना मुझे। वैसे भी आजकल जिसको चांसेस मिल रहे हैं उनको अब कदर ही नहीं रही। संजू भाई को यहाँ 5 मैचेस में खिलाया, इनफ अपॉर्चुनिटीज मिली बैट करने को, लेकिन फिर भी अर्शदीप से केवल 6 रन ज्यादा बनाए भाई ने, यानी अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में ही फेल्ड। और यार एटलीस्ट टी20s में अगर टीम इनसे आगे बढ़ के जितेश शर्मा या किसी और विकेट कीपर बैट्समैन को देखती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ ओडीआईज में डेफिनेटली संजू भाई अभी भी एक अच्छा रिजर्व ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन टी20s में आई थिंक पिछले ईयर में काफी अच्छे चांसेस मिलते आए हैं बट उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वैसे सोचने वाली बात है भाई, संजू और ईशान टी20s में कंसिस्टेंट नहीं है, ऋषभ पंत भी ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में आ जाते हैं और केएल राहुल को तो छोड़ ही दो। तो अगर थोड़ा दूर का देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप में हमारे पास कौन कीपर होगा अगले साल? खैर वो छोड़ो भाई, हमें तो यही नहीं पता अगर केएल राहुल फिट नहीं होते तो हमारा कीपर इस साल एशिया कप में या वर्ल्ड कप में कौन होगा। खैर आते हैं यशस्वी जायसवाल पे, जिनके लिए एक अच्छा मैच था, 4th टी20 है, बहुत अच्छी इनिंग्स थी बट अदरवाइज सीरीज ओके थी, एटलीस्ट ईशान किशन से तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर आते हैं प्रिंस शुभमन गिल पे, जिससे हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी इस पूरे टूर में, मतलब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर था इस साल का, तो अच्छा ही खेलना चाहिए, लेकिन गिन के सिर्फ 2 ही अच्छी परफॉर्मेंसेज आई पूरी सीरीज में। 5 में से 1 टी20 में रन मारे, वो भी फ्लोरिडा में आके, जो कि अगर तुम्हें नहीं पता तो एकदम फ्लैट पिच है, उसमें भी भाई अगले मैच में फेल। बताओ टी20s में हमारे यहाँ लड़के स्कोर करने में स्ट्रगल कर रहे थे और वहीं पृथ्वी शॉ ओडीआईज में गदर मचा रहा है, बंदा बैक टू बैक सेंचुरीज लगा रहा है। यही एक्सपेक्टेड था शुभमन भाई आपसे। बीसीसीआई कुछ हो सकता है क्या, वो पृथ्वी भाई को बुला सकते हैं क्या फिर से? पूछ रहा था, जस्ट पूछ रहा था। अब देखो कंफर्म हो गया है शिखर भाई तो नहीं है, तो मैं तो लीन कर रहा हूँ कि रोहित और ईशान ही ओपनिंग कर ले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर अहमदाबाद और फ्लैट विकेट नहीं होगी तो शुभमन भाई तो हमें 12 पे 1 करके छोड़ देंगे। बाकी अपनी बॉलिंग इस सीरीज में आई थिंक कैप्टेंसी पे ज्यादा डिपेंडेंट थी, जो कि वैसे ही अच्छी नहीं हुई, तो बॉलिंग भी कहीं ना कहीं फेल करी गई। इसलिए तो भाई 8 बॉलर्स खिला के भी हम सिर्फ 2 ही विकेट निकाल पाए कल। बस कोई ये पहेली सुलझा दे कि मुकेश कुमार में टीम को क्या दिखता है। इससे बढ़िया तो हर्षल पटेल ही थे यार, कम से कम स्पिन तो कराते थे बढ़िया। इनका तो पता ही नहीं भाई, पेस है, स्पिन है, स्विंग है, क्या है। कृष्णा प्लीज वापस आ जाओ। खैर छोड़ो भाई, अब ये टूर फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद खत्म हो गया है। अब आयरलैंड की सीरीज आएगी जिसमें एटलीस्ट एक चीज को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि है बुमराह। उसमें प्लीज जीत जाना, हमें कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है। वैसे पता है इस सीरीज की तो उतनी भी इज्जत नहीं है कि कोई कोच जाए इसमें। राहुल द्रविड़ तो वैसे ही वर्ल्ड कप के एक्सपेरिमेंट्स में बिजी है इस सीरीज के टाइम पे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण जो कि एज कोच जाने वाले थे बुमराह की इस टीम के साथ, अब शायद ऐसी परफॉर्मेंस देख के ना वो भी बैकआउट कर गए इस सीरीज से। देखो कोई ऑफिशियल रीजन तो अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम वेस्ट इंडीज की तरह आयरलैंड से भी हार गए, इतनी बदनामी एज अ कोच तो मैं ना सहूं, तो मैं तो नहीं जाऊंगा भाई। इसीलिए लक्ष्मण भाई टाइम से पहले ही कट लिए। अब इस पूरी सीरीज की डोर उस बंदे के हाथ में है जो 1 साल बाद क्रिकेट में वापस आ रहा है, भगवान ही बचाए हमें। एनीवे भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, 400 के होने वाले हैं जस्ट। और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ भाई, वहां बढ़िया बढ़िया स्टोरीज और रील्स डालता रहता हूं। और जानना चाहते हो कि धवन और भुवी को कैसे बीसीसीआई इग्नोर कर रही है, तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Wow.